नमस्कार दोस्तों, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के आज के अंक में द हिंदू एडिटोरियल में हमारे साथ एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है अ डेवलपमेंट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज, राइट। ये एक टॉपिक है जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में मुंबई में एसोसिएटेड रहे एक शानदार ऑथर ने लिखा है। और उनका कहना ये है कि आज से 4-5 महीने पहले भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई थी, जिसमें भारत का नंबर 63rd या 64th नंबर पर था, वो वाकई में सच नहीं है और उसके पीछे कुछ गंभीर त्रुटियां हैं जिसको नजरअंदाज करके ये रैंकिंग बनाई गई है। ये आर्टिकल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप सबको याद होगा कि 27 अगस्त को वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया कि वो अब बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक से जब पूछा गया कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दुनिया भर से अलग अलग देशों से जो डेटा उनके पास आता है ये रैंकिंग बनाने के लिए, वो डेटा बिल्कुल सही नहीं है। हर कोई अपने अपने अलग पैरामीटर्स पे ये डेटा तैयार कर रहा है, जिसके वजह से सही और पूरी तरह से त्रुटिहीन रैंकिंग बनाना मुश्किल हो गया है। लेखक ने इस पूरे आर्टिकल में चिली का उदाहरण दिया है, साथ ही साथ रशिया का उदाहरण दिया है और भारत का एग्जाम्पल तो है ही। तो एक और जहां पर ऐसी एक लंबी ब्रिगेड है जो इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है और सरकार ढोल पीट पीट कर लोगों के सामने ये बता रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। 143rd रैंकिंग से उछलकर सीधा 63rd रैंक पर आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सच्चाइयां बिल्कुल अलग है। मिलियंस में नौकरियां जा चुकी है, जीडीपी नेगेटिव में हो चुकी है और 2021 का वर्ष भी कोरोना के वजह से कुर्बान होने वाला है। अब आने वाले दिन में ये समझना बहुत मुश्किल और दिलचस्प भी होगा कि आखिर इन सब चीजों के पीछे असली सच्चाई क्या है। रैंकिंग निकालने के लिए ये भी तय हुआ कि कुछ कंपनियों को बोला जाए कि आप अपने बॉयलर का इंस्पेक्शन मत करिए, और करना भी है तो जो पिछले साल इंस्पेक्शन किया था वही वाले आंकड़े इस बार लगा दीजिए। ये सब अलग अलग तरीके से गड़बड़ियां करके आपने अपनी रैंकिंग को सुधार लिया, इंप्रूव कर लिया। लेकिन चाहे जो भी हो, जमीनी सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपने कहा है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको वो बाजार में जाकर महसूस होगा ही होगा। ठीक उसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग चाहे 143rd हो या 66 हो या 50 हो या टॉप 10 में ही क्यों ना हो, अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है तो ये बात पूरी तरह से पानी जैसे स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो चल रही है। जिस चाइना को हम गालियां देते हैं, जो हम कहते हैं बार बार कि चाइना में बहुत कठिन नियम है, ये है वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना लगातार एक आकर्षक देश बना हुआ है। और मजे की बात बताऊं, चाइना की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे गिरी है। अब आप ही सोचिए, अगर उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो उनकी रैंकिंग क्यों गिर गई, और हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारी रैंकिंग कैसे सुधर गई। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई फैब्रिकेशन हो रहा है, कोई ना कोई फेरबदल हो रहा है, और आज के इस आर्टिकल में हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत से लेक्चर्स और भी मिल जाएंगे। अलग अलग विषयों पर मैं रोज देश और दुनिया के गंभीर मुद्दे लेकर आपके सामने आता हूं और आधे घंटे 40 मिनट में आपको इसका पूरा समाधान देने की कोशिश करता हूं। आप कोशिश करिए कि द हिंदू एडिटोरियल सेशन को रोजाना देखिए ताकि आपकी रीडिंग इंप्रूव हो, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, और सबसे पहले देश के प्रति और दुनिया के प्रति आपके विचार इंप्रूव हो। विचारों में जितनी स्थिरता होगी उतनी ही ज्यादा परिपक्वता आपके अंदर आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये आरसी पैसेज में काम आएगा, वोकैबुलरी में काम आएगा, जीडी में काम आएगा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, और यहाँ तक कि अगर नौबत आई तो आप इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पैसेजेस भी सॉल्व कर सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सेशन पूरा एक पावर पैक है और आपके लिए बेहद लाभकारी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। आपको मैं दिखा देता हूं लेखक ने क्या कहा। अब जैसा कि इस आर्टिकल में आज आप देख रहे हैं, आर नागराज साहब
इनका कहना है अ डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। ओके, आर्टिकल को मैं एक एक लाइन पढ़कर आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी उम्मीद ये है कि आप इस आर्टिकल को आखिरी तक देखें ताकि बीच बीच के टुकड़े के साथ आपको पूरा आर्टिकल उल्टा पुल्टा ना लगे। इसीलिए सबसे अच्छा यही होता है कि सीरियल ऑर्डर में चीजों को समझ लिया जाए ताकि स्पष्टीकरण बहुत शानदार हो। राइट, तो चलिए, द डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज, कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा विकास जो कि भारत को आसान या फिर भारत को बहुत अच्छी प्रगति देगा, ये कहा नहीं जा सकता। विल हार्डली पुट यानी न के बराबर ही फायदा होगा। तो ओवरऑल लाइन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा विकास जो भारत को आसानी देगा या फिर भारत का विकास करेगा, लगता तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक डिसीजन टू हॉल्ट का मतलब रोकना, its annual doing business report on data authenticity issue has major implications। authenticity का मतलब होता है किसी चीज की सच्चाई। तो वर्ल्ड बैंक का फैसला कि एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक के रखा जाए क्योंकि जो डेटा मिल रहा है उसकी सच्चाई पर उंगलियां उठाई जा सकती है, इसका एक बहुत बड़ा असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ सकता है जिसमें भारत काफी आगे है। आगे देखते हैं। अब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, एक एक पैराग्राफ पढ़ के आपको उसका मीनिंग समझाता चलूंगा। आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। राइट, और सच्चाई को प्लीज आप अपने चश्मे से नहीं, आर्थिक दृष्टि के चश्मे से, राजनीतिक दृष्टि के चश्मे से देखना सीखिए। जिस व्यक्ति के विचारों में गहराई नहीं है वो कभी भी किसी भी चीज की सच्चाई तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए जरूरी यह है कि हम सारी बातों को अलग अलग एस्पेक्ट में समझकर अपनी सच्चाई का एक वर्जन खुद तैयार करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जरा इसे और जूम कर लेता हूं ताकि आपको देखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक सेकेंड। यस, आई होप अब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं काम। Yes, I am on this line. On Thursday, the World Bank halted its annual publication doing business report as it detected irregularities of data for few countries. गुरुवार की बात है यानी 27 अगस्त की वर्ल्ड बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को रोक लिया क्योंकि उनका कहना यह था कि कुछ कंट्रीज ने इसमें डेटा देते समय काफी गड़बड़ियां की हैं, इरेगुलरिटीज की हैं। A World Bank press release, the integrity and impartiality of our data and analysis is paramount। paramount का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोपरि। and so we are immediately taking the following actions। उनका कहना यह है कि जो डेटा हमें मिलना चाहिए उसकी सार्थकता इसी बात में है कि हमें पूरा ईमानदारी से मिला हुआ डेटा चाहिए होता है और हम दुनिया के सामने एक इम्पार्शियल, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसी तस्वीर रखना चाहते हैं। We are conducting a systematic review and assessment of data changes that occurred subsequently to the institutional data review process for the last 5 doing business report। हम लगातार एक सिस्टमैटिक रिव्यू लेते हैं, असेसमेंट करते हैं और डेटा में होने वाले बदलावों को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं और पिछले 5 साल से हम ये कर रहे हैं। We have asked the World Bank's Group Independent Internal Audit Function to perform an audit of the processes for data collection and review for doing business and the control to safeguard data integrity। वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि वो अपने वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट ऑडिट करने वाली एजेंसीज हैं, उनको उन्होंने बोला था कि आप डेटा कलेक्ट करिए, उस डेटा को समझिए और उसके बाद उस डेटा को सेफगार्ड करिए यानी सुरक्षित रखिए ताकि उस डेटा के आधार पर एक बढ़िया रिपोर्ट बनाई जा सके। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, कंट्रीज ने एक अच्छा डेटा दिया ही नहीं, इसीलिए उन्होंने ये रिपोर्ट इस बार नहीं बनाई और ये अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है और एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको सोचना पड़ेगा, भारत में यदि मान लो बैंकों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर राम अयोध्या मंदिर का विवाद उठ जाए, अगर मान लो जातियों के आधार पर लड़ाई हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। आज हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है,
143rd रैंक से सीधा हम 66th रैंक पर 63rd रैंक पर आ चुके हैं। तो हमारे पास नौकरियां क्यों नहीं है? न जाने भारत का नागरिक, हमारे देश का युवा, हमारे देश के स्कूल के बच्चे, हमारे देश के कॉलेज के बच्चे, हमारे देश के प्रोफेशनल्स इस चीज पे सवाल क्यों नहीं उठाते? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने किसी भी न्यूज डिबेट में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होते हुए देखा है? आपने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी तक न जाने कितने डिबेट देख लिए होंगे, लेकिन किसी के भी पास इस तरह के गंभीर मुद्दों के बारे में बात करने का ना वक्त है, ना इंटरेस्ट है, क्योंकि सही जवाब तो ये है कि हर किसी को अपने धंधे और टीआरपी की पड़ी हुई है। सच्चाई इस बात में है कि कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंक कर काम किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सुस्त कुंभकर्ण की तरह चलते जा रहे हैं और किसी गहरे कुएं में एक दिन जा गिरेंगे। आगे देखिए दोस्तों, रैंकिंग एंड मेक इन इंडिया और भारत की रैंकिंग, इसके बीच में ऑथर बहुत अच्छे से फ्रेम करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, शुड वी बॉदर अबाउट इट, लेखक कह रहे हैं क्या हमें रैंकिंग और मेक इन इंडिया के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? यस, परहैप्स, जरूर सोचना चाहिए। India has sought to improve its ease of doing business index ranking as a means to attract investment to achieve the target set for Make in India. अब देखिए सच्चाई कैसे होती है। That was announced in 2014. भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया। अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि चीजें भारत के अंदर बनेंगी। चीजें अगर भारत के अंदर बनेंगी तो उसके लिए फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी। फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी तो फैक्ट्रियों के लिए सरकार को जमीन देनी पड़ेगी। जमीन देनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उनको नेचुरल रिसोर्सेस देने पड़ेंगे जिस चीज का वो बिजनेस करेंगे, और तब जाके कहीं वहां पर उत्पादन शुरू होगा और आप जैसे होनहारों को वहां पर नौकरी मिलेगी। फैक्ट्री खोलना इतना आसान काम थोड़ी है। लेकिन ये सब कर लेने के लिए सरकार ने 2014 में जब घोषणा की थी कि मेक इन इंडिया होगा, ये सारी चीजें आज 5-6 साल बाद भी असलियत में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादा क्या, ना के बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विदेश से कोई एक इन्वेस्टर आएगा और वो इन्वेस्टर इंडिया में कंपनी खोलेगा, यहाँ प्लांट लगाएगा, खुद भी कमाएगा और इंडिया के लोगों को भी जॉब देगा। अब आप सोचिए कि विदेश से कोई कंपनी खोलने के लिए यहाँ क्यों आएगा? वो तभी आएगा जब उसे बिजनेस में यहाँ कोई ना कोई सहूलियत मिलेगी। और वो सहूलियत का अंदाजा वो किस बेसिस पर लगाएगा? भारत की बिजनेस इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग चेक करेगा और वहां से अंदाजा लगाएगा। अब ये रैंकिंग इतनी अच्छी लग रही है कि किसी को भी ऐसा लगेगा कि भारत में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होगी, जरूर करना चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये रैंकिंग झूठी है। जब वाकई में कंपनियां यहाँ आती है तब उनको अंदाजा होता है कि भारत में जो रैंकिंग निकाली गई है और जो वास्तविकता है जमीनी स्तर पर, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हो तो आपको बिना रिश्वत के काम नहीं मिलता। जब आप फैक्ट्री खोलने के लिए जाते हो तो कोई मंत्री उसके ऊपर साइन नहीं करेगा बिना रिश्वत के। आपको उत्पादन के लिए जितना बड़ा लाइसेंस चाहिए उसके लिए बार बार आपको सबकी जेब गरम करनी पड़ेगी। और इन सारी परिस्थितियों को कभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं दर्शाया जाता, केवल रैंकिंग बढ़ा दी जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा आप देखते हैं वैसा सच असल में है नहीं। राइट, आगे देखिए। The initiative aims at raising the manufacturing sector's share in GDP to 25% and creating 100 million additional jobs in the manufacturing sector by 2022। बातें तो इतनी बड़ी की गई जैसे पता नहीं आसमान मुट्ठी में कर लिया जाएगा। बोला यह गया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तो आने वाले 7-8 सालों में यानी 2022 तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग को यानी उद्योग जगत को जबरदस्त उछाल मिलेगी और 100 मिलियन नौकरियां और निकाली जाएंगी। आप 100 मिलियन का अंदाजा लगाइए, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 100 मिलियन यानी ये बात कर रहे हैं 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की। 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा 2022 तक। 2022 को अब महज 1.5 साल बाकी रह गया है, 1.5 या 2.5 साल मैं कह सकता हूं, 1.5 साल ही, क्योंकि उसके बाद तो 2022 शुरू हो ही जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी भारत में दिखेगा। उल्टे नतीजा तो ये है कि जितने लोगों के पास नौकरी थी उसमें से भी मिलियंस लोगों ने अब अपनी नौकरी गंवा दी है। आगे,
इंडिया सक्सेस इन बूस्टिंग इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है लाजवाब, शानदार, काबिले तारीफ। to 63rd in 2019 from 142nd position in 2014। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए 1 मार्क का जीके क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं, लेकिन इसकी असली सच्चाई कितनी दर्द भरी है शायद आपको आज समझ में आ रहा होगा। 2014 में भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग 142nd था, जो गिरकर 63rd नंबर पर आ गया। तो हमने जबरदस्त सुधार किया है रैंकिंग में। लेकिन आप ज्यादा उछलिए मत, आप ज्यादा इसको लेकर खुश मत होइए। ये रैंकिंग हमने अपने मन से बनाई है और दुनिया को समझा दिया है कि हम ठीक हो गए हैं। सच्चाई दरअसल और है, राइट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको घर की सफाई करने के लिए बोला गया है तो आपने सारा कचरा उठाकर टेबल के नीचे सरका दिया है या चादर के अंदर छुपा दिया है। उससे कमरा साफ नहीं हुआ, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ हो चुका है। भारत इस तरह की चीजें करके फिलहाल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के काम कर रहा है, जो कि वाकई में गलत है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिसी मेकर सेलिब्रेट इट टू सिग्नल इंडियाज कमिटमेंट टू मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। वाओ, बातें तो इतनी शानदार होती है देश में, जैसे लगता है कि इनके पास एक टीम है पूरी की पूरी ऐसे डायलॉग्स लिखने के लिए। लिखा हुआ है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस ये कमिटमेंट था। कहने का मतलब ये, गवर्नमेंट का मतलब सरकार और गवर्नेंस का मतलब सरकार जिस तरीके से देश को चलाती है उसका तरीका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार का दखल कम रहेगा और नियम कानून ज्यादा रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से चीजों को करिए, सरकार बीच में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो इस वक्त देश में सरकार का दखल काफी ज्यादा बढ़ गया है। द रूलिंग कोलिशन विनिंग स्लोगन इन 2014 जनरल इलेक्शन। आगे देखते हैं। इलेक्शन, हाँ, 2014 के जनरल इलेक्शन जीतने के लिए उनके पास यही एक तरीका था, यही एक नारा था। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक डिसीजन टू ऑडिट द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट फॉर द लास्ट 5 years may soon cause discomfort by shining a spotlight in the sharp rise इन इंडियाज रैंकिंग। ओके, अब वर्ल्ड बैंक ने जो अभी अभी तय किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो है, जो पिछले 5 साल की, ओके, उसको ऑडिट किया जाएगा। तो उन्होंने ये जो निर्णय लिया है कि पिछले 5 साल की रिपोर्ट को ऑडिट किया जाएगा, उसका भारत पे उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो रैंकिंग अभी आई है उस रैंकिंग को दोबारा पीछे ढकेल दिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई शायद सामने आ जाए। इनफैक्ट इन जनवरी 2018 Justin Sandifer and Divyanshi Wadhwa study at the Center of Global Development found that the improvement in India's ranking was almost entirely due to methodological changes। ये एक लाइन पूरे के पूरे आज के आर्टिकल का आपको सार बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसलिए नहीं है कि भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि भारत ने मेथड्स में यानी रैंकिंग निकालने वाले सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां फेरबदल कर दिए हैं। दोस्तों, आपको एक बात मैं पहले समझा देता हूं, जिनको अभी भी ये आर्टिकल का बेसिक तथ्य समझ में नहीं आ रहा है। आप इस चीज को समझिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये शब्द का मतलब ये होता है कि धंधा करने के लिए आपका देश कितना अच्छा और आसान देश है। क्योंकि जिस देश में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता है वहां तरक्की ज्यादा होती है, वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा रहती है, वहां ग्रोथ ज्यादा रहता है, वहां इनकम ज्यादा रहती है और वहीं पर जीडीपी ग्रोथ भी शानदार होता है। अमेरिका में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे अच्छा है, सिंगापुर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाजवाब है, और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ये सारे देश सबसे आगे है। तो भारत इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फिलहाल कहां खड़ा है, ये है पूरा का पूरा सवाल। अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी श्रेणी को सुधारने के लिए जरूरत पड़ती है अच्छे और सरल नियम कानूनों की। आपको नियम तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नियम नहीं बनाने पड़ेंगे कि कोई विदेशी भारत में आने से भी डरे। अभी फिलहाल भारत की रैंकिंग देखकर ऐसा लगता है कि भारत में विदेशियों को आना चाहिए था, क्योंकि हमारी रैंकिंग में बढ़िया सुधार आया है। लेकिन कोई आ तो नहीं रहा है, आपको तो पता है, क्योंकि अगर कोई आता
तो आपको नौकरियां लग जाती, बहुत सारे रोजगार बटे होते। ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये रैंकिंग फेक रैंकिंग है, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसा मतलब है। आगे देखते हैं दोस्तों, द केस ऑफ चिली एंड रशिया। चिली जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, कॉपर के बिजनेस में काफी ज्यादा आगे है, और रशिया जो कि भारत का एक बहुत बड़ा मित्र रहा, इनके यहाँ क्या हुआ है समझने की कोशिश करते हैं। During the same period, however, Chile's global rank went down sharply from 34th position in 2014 to 67th in 2017. Chile's former socialist president, Michelle Bachelet, accused the World Bank of manipulating the ease of doing business index methodology to show her presidency in poor light, while showing improvement in the ranking during the regime of the right-wing party. Okay. हुआ ये कि चिली की जो रैंकिंग है वो 2014 से 2019 में गिरा दी गई, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग और खराब हो गई, सुधरी नहीं। 34वें स्थान पर आने वाला चिली अब पीछे जाते जाते 67वें नंबर पर चला गया। जब ये बात सामने आई तो चिली की प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया वर्ल्ड बैंक पर कि आपकी रैंकिंग निकालने के तरीके बिल्कुल गलत हैं और हम इसको खारिज करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, मेरी सरकार को गिराने के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं कि पुरानी सरकार 2014 के पहले वाली सरकार ने अच्छे काम किए इसलिए रैंकिंग इंप्रूव हुई, और मेरी सरकार ने अच्छे काम नहीं किए इसलिए रैंकिंग गिर गई। तो उन्होंने ये आरोप लगा दिए। Justin Sandifer and Divyanshi Vadhva's study of March 2018 with a reworking of ranks with an unchanging methodology show very little change in Chile's global rank. अब 2018 में चिली के आरोप लगाने के बाद जस्टिन सैंडिफर और दिव्यांशी वाधवा ने, ये दो लोग ऐसे हैं जो कि इस रैंकिंग पर काम करते हैं वर्ल्ड बैंक में, उन्होंने उस रैंकिंग को दोबारा रिवाइज किया और दूसरे फॉर्मूले लगाकर चेक किया, लेकिन बावजूद उसके रैंकिंग में कोई खासा फेर बदल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं चिली को अपना मुंह बंद करके बैठना पड़ गया। इन 2017 World Bank chief economist Paul M. Romer admitted to the World Bank's mistakes. He said, based on the thing we were measuring before, business condition did not worsen in Chile under the Bachelet administration. ये एक व्यक्ति है पॉल एम रोमर, चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। उनका कहना यह है कि चिली में बिजनेस करने की जो परिस्थितियां हैं वो खराब नहीं हुई है। तो अगर परिस्थितियां खराब नहीं हुई है तो चिली की रैंकिंग पीछे कैसे जा सकती है? 34वें स्थान पर आने वाला चिली 67 पोजीशन तक चला गया। तो दया, कुछ तो गड़बड़ तो है ना। तो अब आगे देखिए, ही फर्दर एडेड, आई डिड नॉट डू इनफ due diligence and later realized that I didn't have confidence in the integrity of the report's data. उनका कहना यह है कि मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के ऊपर ठीक से हार्ड वर्क नहीं किया गया है और मैं इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता, इसके भरोसेमंद होने की विश्वसनीयता पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। मतलब ये कि वर्ल्ड बैंक को की जो रिपोर्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। जब वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट भरोसे के लायक नहीं है तो आपको लगता है क्या कि आपको जमीनी स्तर पे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? वर्ल्ड बैंक को ये बात पता चली तो वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया, अगर हमारे पास असली डेटा आएगा ही नहीं तो हम अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे कहां से, और इसी के लिए हम अब आगे रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। मामला आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। वर्ल्ड बैंक अनफेयरली इन्फ्लुएंस्ड इट्स कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जनवरी 2018। वॉल स्ट्रीट नाम के एक बहुत भी मशहूर अखबार अमेरिका ने एक बार ये छापा था कि वर्ल्ड बैंक अनफेयरली इन्फ्लुएंस्ड इट्स कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। वर्ल्ड बैंक ने कॉम्पिटिटिव रैंकिंग को बहुत गलत तरीके से पेश किया है। The contrasting experience of Chile and India cast doubts on not just the country level data but also the changes in underlying methodology. चिली और भारत के बीच में अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिजनेस अच्छा चलने के बावजूद बेचारे चिली की रैंकिंग 34वें से 67 पर चली गई, और भारत में बिजनेस खराब चलने के बावजूद, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न आने के बावजूद हमारी रैंकिंग 142nd पोजीशन से उठकर सीधा 63rd नंबर पर आ गई। ये तो हंसने वाली बात है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग ने वाकई में मुझे भी बहुत चौंका दिया
क्योंकि मुझे ये बात ठीक से समझ में आ रही है कि भारत में परिस्थितियां गंभीर नहीं, गौतम गंभीर हो चुकी है। अब इस हद तक परेशानियां हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर नौकरियां आएंगी कहां से और हमारी रैंकिंग इंप्रूव कैसे हो सकती है। देयरफॉर आगे देखिए, देयरफॉर मल्टीलेटरल एजेंसी, हम यहाँ कहीं पर है, आप यहाँ तालमेल बिठाइए जरा। मल्टीलेटरल एजेंसी इज डिसीजन टू सस्पेंड द पब्लिकेशन एंड कंडक्ट अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज अनडाउटेडली वेलकम। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि ये परेशानियां हुई है, वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि पिछले 5 साल की जो रिपोर्ट हमने जारी की है उसको अब हम फिर से रिवाइज करेंगे और एक नई रिपोर्ट तैयार करेंगे। अच्छी बात है भैया, तो कम से कम सबकी असली सच्चाइयां सामने आएंगी और इस रिपोर्ट में आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारत की रैंकिंग कहां है। ओके, आगे देखते हैं। गोइंग बियॉन्ड द डेटा एंड मेथोडोलॉजी, डूइंग डज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स have predictive power? Recent evidence about India is telling, while its rank poll vaulted, इट हैज मींट नथिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए, मैं जिस बारे में बात कर रहा था अब ये उस मुद्दे पर आ चुका है। पूरा पैराग्राफ ये कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से आखिर फर्क क्या पड़ता है। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से हम आने वाले भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आपको पता चलता है कि आपके देश में व्यापारी कितना खुश है, आपके देश में कर्जा लेना कितना आसान है, आपके देश में नौकरी मिलना फैक्ट्री में कितना आसान है, आपके देश में एक्सपोर्ट करना कितना आसान है, आपके देश में बिजनेस को एक्सपांड करना कितना आसान है। आज अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बिजनेस केवल बड़े बड़े घरानों का बन के रह गया है, बाकी किसी के लिए भी आसानी नहीं है। आज आप किसी बैंक में जाकर ये कहेंगे कि मुझे अपना एक बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सैंक्शन होगा। आज मुझे टीचिंग करते करते 10 साल का अनुभव हो चुका है। मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 10-15 लाख का अगर लोन लेना चाहूं, मुझे पता है कि मुझे बैंक से निराश होकर वापस आना पड़ेगा, कोई मदद वहां से मिलने वाली नहीं है। ये है असली सच्चाइयां। अब इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कैसी भी हो, लेकिन एक्चुअली में जो दिखाई देता है वो सम्मानजनक या फिर तसल्लीजनक नहीं है। ओके, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टैग्नेटेड। स्टैग्नेटेड का मतलब होता है थम जाना, रुक जाना। एट अराउंड 16 to 17% ऑफ जीडीपी। हम जो उम्मीद कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 25% का योगदान करे, वो 25% नहीं 16 से 17% पे आकर अटक गया है, तो कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। 3.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट बिटवीन 2011, 12, 17, 18। 3.5 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख नौकरियां जा चुकी हैं 2011-12 से 17-18 के बीच में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? भूखे मरने पर मजबूर हो चुके हैं लोग। एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग फेल फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 टू 0 इन 2019-20। जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही थी 13% की, ये लाइन ध्यान से सुनना, 13% से आगे बढ़ने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीधा शून्य पे आ चुकी है दोस्तों, एकदम शून्य पर। ये है सच्चाई। ओके, एज पर द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, टू रब सॉल्ट इन द वोंड। रब सॉल्ट इन द वोंड का मतलब हो गया जले पर नमक छिड़कना। इंडियाज रिपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज शॉट अप, compelling the prime minister to announce yet another initiative आत्मनिर्भर भारत। ओके, इंडिया का जो चाइना से इंपोर्ट कम करने का इरादा था वो कम तो नहीं बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि हमारे देश में तो चीजें बन ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। तो नतीजा ये हुआ है कि भारत में जो आत्मनिर्भर भारत के जो प्लान बनाए गए हैं वो तो सिर्फ शब्द मात्र या शब्दावली मात्र बन के रह गए हैं। ये है असली सच्चाई। तो आपको गंभीर परिस्थिति समझ में आ रही है दोस्तों कि क्या चल रहा है देश में? आगे देखिए, ये पैराग्राफ और मजेदार है। इट हैज बीन द सेम विथ रशिया, its ease of doing business rank jumped from 120 in 2012 to 26 years later, taking Russia ahead of China, Brazil and India, but without becoming a magnet for investment inflows. China, on the contrary, attracted one of the highest capital inflows, but its ease of doing business ranking was low and covered between 78 to 96
फॉर द ईयर्स बिटवीन 2006 to 17। ये पैराग्राफ और ज्यादा आंखें खोलने वाला है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि रशिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक 120 हुआ करता था 2012 में, लेकिन 120 से उछल के 2018 में वो 20 नंबर पे आ गया, यानी 100 रैंक्स की उछाल कर ली। अब 20वें नंबर पर आ गया तो दुनिया में टॉप 20 देशों में आ गया रशिया। तो अब तो वो ब्राजील से आगे निकल गया, चाइना से आगे निकल गया, इंडिया से भी आगे निकल गया। तो इतना आगे निकल जाने के बाद किसी को भी यही लग रहा होगा ना कि रशिया में तो अब बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ मजे से मिल रहा होगा और कंट्री की इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी चल रही होगी। तो सच्चाई वैसी नहीं है, बल्कि चाइना जिसकी रैंकिंग और पीछे सरक गई, जो रैंकिंग में नीचे जा रहा है, वो इंप्रूव कर रहा है। रशिया में इंप्रूवमेंट तो कुछ भी नहीं है सिवाय उस गलत झूठी रैंकिंग के। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? हाँ। अब मेनी फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है दोस्तों गलतियां, त्रुटियां। देर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स इन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स। द इंडिकेटर यूज्ड फॉर इंडेक्स आर डिज्यूर, डिज्यूर का मतलब होता है एज पर द स्टैंडर्ड्स या एज पर द स्टेट्यूट, एंड नॉट डिफैक्टो एज पर द रियलिटी। कहने का मतलब ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रैंकिंग निकाली गई है वो आपकी हैसियत के हिसाब से निकाल दी गई है, न कि सच्चाई के हिसाब से निकाली गई है। कहने का मतलब ये हो गया कि अमेरिका की बाजार में पोजीशन अच्छी है तो उनकी रैंकिंग अच्छी रहेगी, राइट? अगर किसी की पोजीशन बाजार में खराब है तो बावजूद इसके कि वो बेचारा सुधरने की कोशिश कर रहा है, उसकी रैंकिंग बिगाड़ दी गई है। तो ये तो पूरी तरह से करप्टेड रैंकिंग हो गई, इसको तो माना ही नहीं जा सकता। द डेट ऑफ कंप्यूटिंग द इंडेक्स आर obtained from larger enterprise in two cities, Mumbai and Delhi, by lawyers, accounting and brokers, not from the entrepreneurs, right? अब ये वाला पैराग्राफ आपके लिए आंखें खोल देगा दोस्तों कि ये जो रैंकिंग बनाई गई है, ये रैंकिंग किसने निकाली है? वकीलों ने, अकाउंटेंट्स ने और ब्रोकर्स ने, ओके, यानी बिचौलियों ने मिलके निकाल ली है। ये रैंकिंग व्यापारियों ने निकाली ही नहीं है, राइट? यानी आज आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं खुद अलग अलग जगह पर टीचिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूं, अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाता हूं, धंधा करना कितना मुश्किल हो रहा है ये आप एक व्यापारी से पूछो ना। आप जाकर ऑडिट फर्म से पूछ लोगे, आप जाकर वकीलों से बात कर लोगे, आप जाकर अकाउंटेंट से बात कर लोगे और आप जाकर किसी एजेंट से बात कर लोगे, तो उससे सच्चाई आएगी कैसे? ये सारे के सारे लोगों को धंधे की पूरी बातें पता नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सारे लोग सरकार के हाथों की कठपुतलियां होते हैं, सरकार जैसा चाहे उस तरह की रैंकिंग ये उनको बना के दे सकते हैं। ये बात को हजम करना जरूरी है। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक्स ओन इंटरनल वॉचडॉग, द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट इन इट्स 2013 रिपोर्ट हैज वाइडली क्वेश्चन्ड द रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनल वॉचडॉग है, यानी वर्ल्ड बैंक के अंदर ही जो इवैल्यूएशन ग्रुप है, 2013 में उन्होंने इन चीजों के ऊपर गंभीर सवाल उठाए थे। द वर्ल्ड बैंक कंडक्ट्स अ ग्लोबल एंटरप्राइज सर्वे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कंपनी फ्रॉम कंपनीज। Interestingly, there is no correlation between the rankings obtained from ease of doing business and the enterprise surveys. Okay, वर्ल्ड बैंक ने एक ग्लोबल एंटरप्राइज सर्वे जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कंपनीज की, वो बनाया था और हमने ये पाया था कि इन दोनों चीजों में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या रिलेशन नहीं है? यानी रैंकिंग में और आपके बिजनेस में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। कैन यू इमेजिन, राइट? यानी आप एक पल के लिए सोचिए कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग निकाली गई है और हमने पाया है कि भारत में रिलायंस कंपनी नंबर 10वें पर आ रही है। अब किसी को यह बात हजम होगी? रिलायंस तो भैया भारत में नंबर 1 पर दिखाई देती है, अब उसका नंबर 10वां कैसे हो सकता है? तो जरूर ये रैंकिंग में गड़बड़ है, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो सच्चाइयां दिखती है उससे बहुत बातों का अंदाजा हो जाता है। ऑलराइट, सरकार ढोल पीट कर बोलती रहेगी कि महंगाई कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। अरे बाजार जाके देखो ना यार, सब्जियों के दाम उछाल मार रहे हैं, दालों के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तेल महंगा हो गया है, खाने पीने की सामग्री सारी महंगी हो गई है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि सरकार भरोसे के लायक नहीं है, जो बोला जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक फर्क है इन दोनों बातों में, राइट?
आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो अगला पैराग्राफ है, यहाँ से ये राइटिंग इन द वेल रिगार्ड्स, यहाँ पर लेखक ने जो जो बातें बोली है उसको लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूं और आगे सीधा अगले पैराग्राफ पर चलता हूं। इधर देखिए, more seriously the theoretical underpinning of ease of doing business index is suspect. There is a little in any major strand of economic thought which suggests that minimally regulated market of labor and capital produced superior outcomes in terms of output and employment. Economic history shows rich variations in performance across countries and policy regimes, define simplistic generalization that informs the construction of ease of doing business index। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी हमने ये पाया है कि ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है इसमें मतलब लेबर यानी काम करने के लिए जो आपको मैन पावर लगता है वो, उसके बाद धंधा करने के लिए जो पैसा लगता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, राइट, इन सारी चीजों के आउटकम्स के आधार पे ये बनाया जाता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे ये बनाया जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली इन सारी चीजों को इग्नोर किया गया है और एक अजीब सी रिपोर्ट लाकर सामने रख दी गई है। आगे देखिए, अनफॉर्चुनेटली सच सिंपलिस्टिक होमिलीज आर यूज्ड अंडर अ seemingly scientific grab of the quantitative index to the disadvantaged workers. For instance, to meet the ease of doing business target, safety standards of factories are compromised. Guys, आपको याद है मैं शुरुआत में इसके बारे में बात कर रहा था कि रैंकिंग में सुधार के लिए बहुत सी चीजें अपने मन से बदल ली गई। उदाहरण के लिए फैक्ट्रियों में इंस्पेक्शन किया जाता है और देखा जाता है कि फैक्ट्रियां कैसे परफॉर्म कर रही है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये देखा जाता है कि फैक्ट्री कैसी इन्फॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रही है, माफ करना। तो वहां पर उत्पादन कितना हो रहा है, वहां प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या क्या है, वहां एम्प्लॉय खुश है या नहीं, ये सारी चीजों की रैंकिंग ये सारी चीजों की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो फैक्ट्रीज में इस तरह की जो चीजें बनाई गई, उनके जो स्टैंडर्ड थे उनको बहुत इजीली इग्नोर कर दिया गया। कोई फैक्ट्री एकदम खराब परफॉर्म कर रही है तो भी उसको अच्छी रैंकिंग दे दी गई। किसी के यहाँ की चिमनी काम नहीं कर रही है तब भी चिमनी के जो ऑडिट है उसमें उसको अच्छी रैंकिंग दे दी गई। कहीं पर प्रोडक्शन बहुत खराब तरीके से हो रहा है, क्वालिटी गिर रही है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है, वहां पर खतरा है काम करने में, फिर भी उस प्लांट की रैंकिंग अच्छी बना दी गई। तो अगर ऐसा आपने कर दिया होगा तो आपकी रैंकिंग तो बहुत अच्छी आ जाएगी। आप एक पल के लिए सोचिए, मान लो, एक कल्पना कर लीजिए कि औरंगाबाद का देवगिरी कॉलेज और एमआईटी, ओके, ये दो कॉलेज को इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट में जगह मिल गई और वहां पर रैंकिंग दिखा रहा है कि देवगिरी 11वें नंबर पर है और एमआईटी जो औरंगाबाद का एमआईटी है वो आ चुका है 18वें रैंक पर। मान लो ऐसी कोई रैंकिंग आ गई, तो किसी भी बच्चे को या औरंगाबाद के किसी भी पढ़े लिखे नागरिक को इस रैंकिंग पे विश्वास होगा नहीं। उसको तुरंत समझ में आएगा ये रैंकिंग पैसे वैसे खिलाकर बनाई गई है। मैं कॉलेजेस के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कॉलेजेस के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में उससे अच्छे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये रैंकिंग डिजर्व करते हैं। तो अचानक से इस तरह से कुछ सुधार हो गया मान लो, तो हम एक पल के लिए सोचेंगे कि चलो एमआईटी या देवगिरी ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट लाई है तो हो सकता है कि ये कॉलेज अच्छा है। लेकिन अगर आप उम्मीद करके कॉलेज जाएंगे तो वाकई में वो कॉलेज 11वें स्थान के लायक है या नहीं, 18वें स्थान के लायक है या नहीं, ये वहां पर एडमिशन लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यस और नो। तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कॉलेज की पढ़ाई कैसी हो रही है, कॉलेज के विद्यार्थी कैसे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर कैसे हैं, कॉलेज में किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। तो हम खुद बता पाएंगे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये 11वें नंबर के लायक है या 18वें नंबर के लायक है, या फिर यस जो रैंकिंग जैसी बताई जा रही है वैसी वो है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये जमीनी स्तर पे कंफर्म होती है बहुत आसानी से। ओके, आगे देखिए, इन 2016 महाराष्ट्र, क्या बोल रहा है ये महाराष्ट्र के बारे में, हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अबॉलिश्ड एनुअल मैंडेटरी इंस्पेक्शन ऑफ स्टीम बॉयलर्स अंडर द बॉयलर्स एक्ट ऑफ 1923 एंड इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन 1950। 2016 में
महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो बॉयलर के इंस्पेक्शन होते हैं, बॉयलर जहां से स्टीम उत्पादन होता है बिजली बनाने के लिए, उसके इंस्पेक्शन किए जाते हैं, उन इंस्पेक्शंस को अवॉइड कर दिया सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए। In its place, third party inspection and employer self certification are mandated। और वो इंस्पेक्शन करने की जगह एक तीसरी ही पार्टी को बुला के उससे इंस्पेक्शन करा लिया गया और रिपोर्ट बना दी गई। रिपोर्टेडली नो फैक्ट्री हैज कंपाइल्ड अ सेल्फ सर्टिफिकेशन और सबमिटेड द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। मोस्ट अदर स्टेट्स हैव कॉपीड द महाराष्ट्र प्रैक्टिस। जो महाराष्ट्र में हुआ वही बहुत से प्रदेशों ने कर लिया और सबने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया। अब इस तरह के काम करने के बाद अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है तो उसमें नई बात क्या है। हेंस इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैव बीन प्रैक्टिकली अबॉलिश्ड। मतलब इंडस्ट्री के जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सच अ चेंज इज ट्रूली अ केस ऑफ रेस टू द बॉटम टू प्लीज द रेटिंग एजेंसी नीति आयोग इन दिस केस। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह की चीजों से सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आप यानी कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ आपको आगे जाना है किसी भी हाल में और आपको रेटिंग एजेंसी को खुश करना है। और कौन सी रेटिंग एजेंसी को? नीति आयोग को, क्योंकि हमारे देश के अंदर नीति आयोग की रेटिंग चलती है, फिर इसके आधार पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आपको याद होगा नीति आयोग टॉप 10 स्टेट्स की लिस्ट निकालता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेट बिजनेस के मामले में कितना आगे है। तो ये तो अपने आप में धूल झोंकने वाली बातें हो गई, इसमें सच्चाई थोड़ना इतनी। ओके, अब आखिरी पैराग्राफ जरा पढ़ लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। टाइम फॉर अ रीथिंक, दोबारा सोचने की जरूरत है। टू सम अप द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन टू हॉल्ट इट्स एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेटा ऑथेंटिसिटी issues of some countries has implications for India. Since 2015, the government has invested considerable political and administrative capital to improve India's global ranking. Wow! देखिए यहाँ पर सच्चाई पता चल रही है कि साल 2015 के बाद सरकार ने रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए जबरदस्त दखलंदाजी की है और खूब पैसा खर्च किया है। जबकि रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए बिजनेसमैन जवाबदार होता है, धंधा करने की अच्छी कंडीशंस जवाबदार होती है। विद इंप्रेसिव सक्सेस बट द एनहांस्ड रैंकिंग हैज फेल्ड टू ऑगमेंट इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट ग्रोथ। लेकिन ये जो रैंकिंग इंप्रूव हुई है उसने जमीनी स्तर पर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ आउटपुट जो होना चाहिए था उसको कहीं भी इंप्रूव नहीं किया। तो हमको असली में सच क्या है वो पता चल गया। व्हाई एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडेक्स आर वीक एंड इफ नॉन एग्जिस्टेंट। The index is based on de jure measures and not on the de facto condition। ये जो इंडेक्स बनाया गया है ये किस आधार पर बनाया गया है? de jure measures पे बनाया गया है, यानी आपके पास जो स्टैंडर्ड होता है उसके आधार पे बना दिया गया है, सच्चाई के आधार पे नहीं। de facto का मतलब होता है सच्चाई। There is no credible association between improvement in ranking and rise in capital information of output growth। अगर एक उदाहरण से समझो, अगर भारत का नंबर 142 था बिजनेस में और भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेश से, तो अब अगर भारत की रैंकिंग 63 हो चुकी है तो भारत में कम से कम 20-25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट तो आना चाहिए ना। ऑब्वियसली, नहीं तो रैंकिंग इंप्रूव हुई उससे फायदा क्या होगा? तो वो नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं हो रहा है, कहने का मतलब यही है। ओके, anywhere worst of all it is an ideologically एक second, yes, ideologically loaded measures against the interest of workers। It is time the World Bank rethinks its institutional investment in producing the Doing Business report। India should do some soul searching as to why the much trumpeted rise in the global ranking has failed miserably on the ground। आखिरी की लाइन बड़ी जबरदस्त और आंखें खोलने वाली है। यहां लिखा हुआ है कि भारत को वाकई में इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए कि जितने ट्रम्पीट का मतलब होता है ढोल पीट पीट के बोलना, ट्रम्पीट कर करके ग्लोबल रैंकिंग उसने दुनिया के सामने रखी है, उसके बावजूद जमीनी स्तर पर वो इतनी बुरी तरह से क्यों परास्त हो गया है।
तो आई होप आपको ये आर्टिकल से काफी कुछ समझ में आया। 2012 से 2019 के बीच में क्या क्या हुआ, इस बात की भी आपको जानकारी मिली, कितने लोगों की नौकरियां चली गई और किस तरीके से अलग अलग राज्यों ने मिलके ये सब कुछ करने में सरकार की मदद कर दी। यानी पूरी तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट झूठी साबित हुई है। जो नीति आयोग ने टॉप 10 स्टेट्स की रैंकिंग निकाली वो भी गलत है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो तो सरासर गलत है। और अब वर्ल्ड बैंक पिछले 5 साल की रिपोर्ट को कंपाइल करके फिर से दोबारा बनाने की बात कर रहा है। चिली एक अच्छा देश होने के बावजूद बेचारा पीछे हो गया। चाइना ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के बावजूद रैंकिंग में पीछे चला गया। जबकि रशिया और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, झूठी रिपोर्ट दिखाते रहे और बावजूद उसके उनकी रैंकिंग सुधर गई। तो नागराज साहब जो है वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई से काफी दिनों से जुड़े हुए थे। इनकी इस तरह की रिपोर्ट के ऊपर कई सारी बातों का खुलासा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि टीवी रिपोर्ट्स और न्यूज चैनल वालों को कम से कम इस तरह की अच्छी गंभीर विषयों पर बात करने का कोई ना कोई कारण एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा? क्या आप इस तरह की चीजों को अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अपने एरिया में बहुत महंगाई महसूस कर रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं? तो आज कमेंट थ्रेड में प्लीज 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 टाइप करिए मैसेज और मुझे बताइए कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमी। इसके साथ ही साथ इस आर्टिकल को आप पेश करने के लिए मुझे किसी और ढंग से अगर बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप आर्टिकल में और कोई बातें स्पेशली जानना चाहते हैं, तो आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले और लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको आज की हमारी एक प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूं, तो प्लीज हैव अ लुक। ये है ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल और यहाँ पर है हमारी तीनों प्लेलिस्ट, संडे जीके टेस्ट, द हिंदू और डेली करंट अफेयर्स। द हिंदू की एक शानदार प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 14वां जो आज मैं ले रहा हूं वो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। लेकिन बाकी के पूरे 13 टॉपिक्स यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरे लेक्चर्स यहाँ पर है, और देश के और दुनिया के सबसे गंभीर टॉपिक्स आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर आपको समझाए गए हैं। तो देर मत करिए, ये शानदार सीरीज का पूरा बेनिफिट उठाइए और इसको अच्छे से करके रख लीजिए। एग्जाम की तैयारी के लिए इससे अच्छा पावर पैक सॉल्यूशन आपके लिए नहीं हो सकता। सो प्लीज गो अहेड एंड गेट दैट डन। लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर आप जरूर जाएं और हमारे सारे मटेरियल्स को डाउनलोड कर लें। अगर आप आईसीआईसीआई की जीडी दे रहे हैं और आज से आपकी जीडी शुरू हुई है और आपका नंबर कल या परसों लगने वाला है, तो मैंने आईसीआईसीआई के जीडी के टॉपिक्स की एक शानदार पीडीएफ ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके रखी है, वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में बहुत सी चीजें हम आपके लिए रोजाना कर ही रहे हैं, उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए। टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी, फेसबुक ज्ञानबाजी, इंस्टाग्राम ज्ञानबाजी और यूट्यूब ज्ञानबाजी। ज्ञानबाजी नाम से हम सारी की सारी सोशल मीडिया यूनिवर्स फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल से आपको थोड़ी सी मदद मिली, और जाने से पहले आपको आज के दिन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए देन, सी यू विद एनी अदर आर्टिकल टुमारो। टिल देन, बाय बाय।